तो चलते हैं, आज हम लोग रिप्रोडक्शन के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज डे 3 है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में कुछ बात हम पहले कर चुके हैं और जहां तक किए वहां से आज हम कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा रिकॉल कर दें, पहले क्या पढ़े हम लोग ये पहले पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होता है, रिप्रोडक्शन को किस आधार पे बांटा गया। पहले बता चुके हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग को डेवलप करता है बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ 1 और 2 पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन को 2 भाग में बांटे थे, मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में रिप्रोडक्शन में कितना पेरेंट्स शामिल हो रहा है उसके आधार पर रिप्रोडक्शन को 2 भाग में बांटे थे। एक बांटे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज सेक्सुअल में बताए थे कि जब रिप्रोडक्शन या एक सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा, बोलेंगे रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग ये भी देखे थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जनरली गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेगा। फिर देखे थे कि टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे अलग अलग स्पोर के बारे में कि अलगी फंजाई कैसे एक स्पेशल तरह के रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर से कैसे जर्मिनेट करता है। फिर वहाँ देखे थे ग्राउंड के बारे में पढ़े थे, राइजोम के बारे में पढ़े थे, शक्कर के बारे में पढ़े थे, ऑफसेट के बारे में पढ़े थे, बल्ब के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम देखे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है अपने पेरेंट का हूबहू कॉपी होता है, जिसके लिए हम क्लोन टर्म का इस्तेमाल किए थे। फिर देखे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग ये बात किए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स भाग लेता है विद अपोजिट सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फर्टिलाइजेशन भी होगा और इसका रिजल्ट अपने पेरेंट्स से अलग होगा। मतलब इसका जो रिजल्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग होगा अपने पेरेंट्स से अलग होता। उसके बाद बात आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखो, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves। तो फिर से because मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसके वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है ऑफस्प्रिंग वो अपने पेरेंट का आइडेंटिकल नहीं होता और अपने में भी एक जैसा नहीं होता है। मतलब सीधा सा बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट मतलब ऑफस्प्रिंग, ये आइडेंटिकल नहीं होता है अपने पेरेंट्स का। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जब हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं जैसे कि प्लांट का, एनिमल्स का, फंजाई का, सो दैट दाउ दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। जब हम अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं जैसे कि प्लांट का, एनिमल्स का, फंजाई का, तो ये देखते क्या है कि ये भले ही एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाहरी रूप रंग इसका अलग होगा, प्लांट एनिमल्स अलग होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट का कुछ और होता है, एनिमल का कुछ और होता है, फंजाई का अलग होता है। और फिजियोलॉजी के लेवल पे भी क्या होता है, प्लांट, एनिमल, फंजाई एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन व्हेन इट कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करता है, मतलब क्या कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है तो सरप्राइजिंगली दे शेयर सिमिलर पैटर्न। मतलब अलग अलग जीव भले ही बाहर से अलग दिखे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग हो, उसका फिजियोलॉजी अलग हो, लेकिन जब ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है तो एक खास एक सिमिलर पैटर्न को शो करता है। जैसे क्या होता है, समय क्या होगा, एक होगा प्री रिप्रोडक्टिव फेज,
प्री फर्टिलाइजेशन फेज बोलेंगे, गलत था वो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आगे बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। जब हम लोग अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं क्या है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये तीनों का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग है, प्लांट का, एनिमल का, फंजाई का। इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है और फिजियोलॉजी के लेवल पे भी ये सब अलग अलग है। लेकिन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है तो एक खास, एक सिमिलर पैटर्न को शो करता है। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे कि प्लांट के अंदर बात करें तो प्लांट का जो लाइफ स्पान होता है 3 फेज में बांटा गया है। वेजिटेटिव फेज, याद होगा हम लाइफ स्पान के बारे में कुछ बताए थे बात कि लाइफ स्पान क्या होता है। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको लाइफ स्पान बोले थे। तो प्लांट के लाइफ स्पान में 3 फेज आता है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस फेज। उसके बाद ये लास्ट हो जाता है। वेजिटेटिव फेज में क्या होता है, वेजिटेटिव फेज में क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के योग्य नहीं होता, रिप्रोडक्टिव फेज में योग्य हो जाता है। और इसके बीच के फेज में आगे हम बात करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो जो चीज का रिक्वायरमेंट होता है, इसी ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, डेवलप होता है। और जब प्लांट में पहली बार फ्लावर आ जाएगा, जब प्लांट में पहली बार फ्लावर आ जाएगा तो बोलेंगे प्लांट सेक्सुअली मैच्योर हो चुका, सेक्सुअली क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका हुआ। जैसे हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन में भी क्या होता है, लाइफ स्पैन में अलग अलग फेज होता है। जैसे मान लो ये एडल्ट, ठीक है, ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव फेज, इसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। आगे बात करते हैं। जैसे मतलब क्या है कि एक जो हम लोग का जो स्टेज है, लाइफ स्पैन है, उसमें क्या होता है, अलग अलग फेज होता है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, यहाँ पे ये सब जो यहाँ जो दिखाया गया इसमें ये लोग जो है ये रिप्रोडक्शन करने में असक्षम है। जब एक इंसान एडल्ट हो जाता है तो रिप्रोडक्शन के योग्य हो जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन खासकर मेल कंटिन्यू रखता है जीवन भर। ये अलग बात है कि ओल्ड स्टेज में वो क्षमता भले कम हो जाए लेकिन फिर भी वो फर्टिलाइज मतलब उसके सीमेन के स्पर्म के पास फर्टिलाइज करने का वो क्षमता होता। मतलब क्या बता रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान में एक पार्टिकुलर स्टेज आता है, एक पार्टिकुलर फेज आता है, उसके बाद या वहां से वो रिप्रोडक्शन करने के योग्य होता है। उसके पहले क्या होता है, रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो जो स्ट्रक्चर उसके बॉडी का उसकी बॉडी को चाहिए वो सब स्ट्रक्चर डेवलप करता। आगे बात करते हैं फिर उससे। प्लांट में बात करें, इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। मतलब रिप्रोडक्शन के एबल होने से पहले जो फेज होता है प्लांट के अंदर उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। जब रिप्रोडक्शन के योग्य हो जाएगा बोलेंगे वो अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्रॉस कर चुका है। मतलब वहां से मतलब प्लांट में जब पहली बार फ्लावर आएगा तो बोलेंगे सेक्सुअली मैच्योर हो चुका। all organisms have to reach certain age of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually। मतलब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान में एक सर्टेन एज होता है, एक सर्टेन लाइफ मतलब एक सर्टेन स्टेज होता है, उसके बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के योग्य होता है। All organisms have reached to certain stage of growth maturity in their life before they reproduce sexually। मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ पे पहुंचता है, मैच्योरिटी होता है। उसके बाद दैट पीरियड ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। सिंपल भाषा में बात करें तो ह्यूमन के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करें तो रिप्रोडक्शन के एबल होने से पहले मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को परफॉर्म करने से पहले का जो फेज होता है उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। जब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के योग्य हो जाता है मतलब एबल टू रिप्रोड्यूस हो जाता है बोलेंगे वो रिप्रोडक्टिव फेज में क्रॉस कर चुका है। तो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले का जो फेज होता है जुवेनाइल फेज होता है। इस फेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिस जिस स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता है, जो जो चीज चाहिए बॉडी के अंदर वो चीज डेवलप होता है।
आगे उससे बात करते, फिर से पढ़ो एक बार। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, बिफोर दे कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ को शो करता है, मैच्योरिटी गेन करता है, उसके बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के योग्य होता है। उस पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। यह वह फेज है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जुवेनाइल फेज वह फेज है ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस फेज में एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो जो स्ट्रक्चर चाहिए बॉडी के अंदर, जो जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का, उसको पूरा करता, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के खुद को तैयार करता है इस स्टेज में। जब एक बार तैयार हो जाता है, बोलेंगे अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो चुका है, अब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में सक्षम हो चुका है, ऐसा समझते हैं या हो जाता है। जैसे बात करते हैं, जैसे कि 10 से 14 साल का बच्चा जो क्लास 5 और 9 के बीच में होता है, 5 to 9 में, इसको बोलते हैं अर्ली एडोलेसेंस। 15 to 17 ईयर ओल्ड्स में जैसे उसको बोलते हैं मिडिल एडोलेसेंस, जब बच्चा 9 से क्लास 12 के बीच में होता है, क्लास 12 तक। 18 से 24 साल के बच्चा को या मतलब वुमेन को बोलेंगे लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड कहते हैं, पोस्ट मतलब हाई स्कूल में। मतलब ये फेज है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एज में क्या होता है, वही बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी को जो जो चीज चाहिए, अंदर जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन होता है। सिंपल टर्म में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए खुद को योग्य बनाता बॉडी। जब एक बार योग्य बना लिया, अब बोले कि ये एडल्ट हो चुका है, ये सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, मतलब ये रिप्रोडक्शन के काबिल हो चुका है। क्या हो चुका है? रिप्रोडक्शन के काबिल हो चुका। जैसे व्हाट इज पुबर्टी, क्या होता है पुबर्टी में? व्हेन ए चाइल्ड गेट्स एडोलेसेंस, देखो सिंपल सा बात है कि पुबर्टी में क्या होता है, ये वह फेज है जब चाइल्डहुड एडल्टहुड में कन्वर्ट होता है। चाइल्डहुड एडल्टहुड में कन्वर्ट, जब चाइल्डहुड एडल्टहुड में कन्वर्ट होता है, उसके बीच का जो पीरियड है उसी को एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं, या वही मतलब पुबर्टी एज कहलाता है। इस एज में बॉडी के अंदर कुछ खास परिवर्तन होता है। जैसे कि एक छोटा मतलब 5 साल का मतलब गर्ल्स ले लो और 5 साल के बॉय, उसमें तुम बाहर से मतलब उसको बहुत अच्छे से कैटेगराइज नहीं कर पाओगे कौन लड़का है कौन लड़की। लेकिन यही 18 साल का लड़का हो, 18 साल की लड़की, तुम आसानी से समझ सकते हो कौन लड़का है लड़की। मतलब क्या होगा कि 5 साल से 18 साल के बीच कुछ बदलाव आया होगा। पुबर्टी एज में कुछ खास तरह का परिवर्तन आता है लड़का के अंदर भी और लड़की के अंदर भी। जैसे कि आर्टबीट में, जैसे कि एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है, आर्टबीट में हेयर आना शुरू हो जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ खास परिवर्तन जो आगे लोग पढ़ेंगे कि कुछ खास, जैसे कि जिसके क्या बताया, कुछ खास तरह का परिवर्तन होता है। जैसे कि आर्टबीट में हेयर आना, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होना, मेल के अंदर बियर्ड मोस्टेस का आना, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। तो ये सब पुबर्टी एज के दौरान होता है। ये सब कब डेवलप होता है? पुबर्टी एज में। मतलब ऐसे बोलेंगे कि पुबर्टी एज में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है वुमेन के अंदर। क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है वुमेन के अंदर। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है वैसा कैरेक्टर जिसको देखने के बाद हम आसानी से समझ सके कौन लड़का है कौन लड़की। सीधा सिंपल बात में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है वह लक्षण जिससे हम ये समझ पाए कि कौन लड़का है लड़की, कौन लड़का है कौन लड़की। मतलब वो सारे कैरेक्टरों को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखो इस एज में माइंड का जो मैपिंग होता है, ब्रेन में ही बदलाव आता है। एक 5 साल के बच्चे के ब्रेन को देखो और एक 20 साल के, इसमें क्या है, बड़े स्तर पर क्या होता है, परिवर्तन आता है। मतलब ब्रेन के लेवल पे भी परिवर्तन आता है। हम क्या इस एज के जो बच्चा होता है, एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस एज की मतलब एडोलेसेंस पीरियड के बीच का जो बच्चा होता है या जो इंसान होता है या जो वुमेन होता है, थोड़ा सेंटिमेंटल, मतलब क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा जजमेंटल टाइप का होता है। किसी चीज को जज आसानी से बहुत जल्दी डिसाइड कौन गलत है कौन अच्छा। इस एज में क्या होता है, हार्मोन का लेवल बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। इसी एज में क्या होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव बढ़ जाता है इसी पार्टिकुलर एज में।
मतलब सेक्सुअल फीलिंग का डेवलप होना, लिबिडो इसी पीरियड में होता है। तो ब्रेन के स्तर पे भी क्या होता है, बदलाव आता है। जैसे प्लांट के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज के पहले मतलब वेजिटेटिव फेज क्या होता है कि फ्लावरिंग से पहले जो फेज कहलाता है वो, जैसे मान लो सीड है, सीड जर्मिनेट किया, प्लांट डेवलप हुआ। प्लांट जब तक प्लांट में, अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो जब तक प्लांट में फ्लावर नहीं आएगा हम बोलेंगे प्लांट कहां पे है, वेजिटेटिव फेज में। कहां पे है, वेजिटेटिव फेज में। जब पहली बार जब प्लांट के अंदर पहली बार फ्लावर आएगा तो हम बोलेंगे ये प्लांट सेक्सुअली क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। प्लांट में जब पहली बार फ्लावर लगेगा तो हम बोलेंगे क्या, कि प्लांट सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज, देखो पहले क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, सीड का फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड, मतलब सीड से प्लांट आएगा, और प्लांट जब मैच्योर होगा, प्लांट मतलब सीड जनरेट करेगा तो सीडलिंग छोटा सा प्लांट आएगा। उससे जब क्या होगा, प्लांट का हाइट बढ़ेगा, प्लांट फर्दर ग्रोथ करेगा, और कब तक, जब तक कि फ्लावर ना आ जाए बोलेंगे क्या है, वो वेजिटेटिव फेज में है। वेजिटेटिव फेज, वहां वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। जुवेनाइल स्टेज, जर्मिनेशन टू एडल्ट, मतलब ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है। फेज चेंज मार्क्स ट्रांजिशन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। ऐसे सिंपल बात करें, पहली बार फ्लावर लगेगा तो बोलेंगे क्या, कि प्लांट सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है, क्रॉस कर चुका है, अब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में सक्षम हो चुका है। जैसे कि तुमसे कोई पूछेगा फ्लावर क्या होता है, जो कुछ नहीं जाता है कम से कम इतना जरूर बोलेगा कि इट इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता, हिस्सा लेता। लेकिन थोड़ा सा बेहतर नॉलेज होगा तो ये बोलेगा इट इज modified condensed shoot that play role in sexual reproduction, that takes parts in sexual reproduction। ये क्या है, modified condensed shoot है। फ्लावर क्या है, modified condensed shoot है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, एंड्रोसियम होता है, जिसका यूनिट क्या होता है, स्टामेन। स्टामेन का दो पार्ट होता है, एंथर फिलामेंट। ये सब बात हम सेकेंड चैप्टर में करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, गाइनोसियम, जिसका यूनिट कार्पेल या पिस्टिल होता है। इसके अंदर भी 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये सारा बात हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड में करेंगे। अभी बस इतना बता रहे हैं कि प्लांट में जब पहली बार फ्लावर लगेगा, प्लांट में जब पहली बार पुष्प लगेगा, फ्लावर लगेगा, तो हम समझेंगे क्या, कि प्लांट सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। प्लांट सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के योग्य हो चुका है। मतलब क्या, कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका। देखो एक प्लांट होता है एस्ट्रोबैलेंथस कुंथियाना, एस्ट्रोबैलेंथस कुंथियाना, जिसका नाम है मतलब नीला कुरंजी। इसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग, ये प्लांट अनयूजुअल फ्लावरिंग शो करता है। क्या करता है, अनयूजुअल फ्लावरिंग। मतलब क्या है कि इसमें फ्लावरिंग का एक अलग पैटर्न है। इसमें हर 12 साल में फ्लावर लगता है। हर 12 साल के बाद एक बार फ्लावर लगेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूट लगेगा, और उसके बाद ये मर जाता है, और उसका सीड क्या होता है, फिर सीड जनरेट करता है, और वहां उससे प्लांट डेवलप होता है, और फिर 12 साल तक वो क्या वेजिटेटिव फेज में रहता है। और 12 साल बाद क्या होता है, इसमें फूल लगता है। मतलब 12 साल बाद इसमें क्या लगता है, फूल लगता है। मतलब 12 साल तक वेजिटेटिव फेज में रहता है। 12 साल बाद ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है। तो नीला कुरंजी में क्या होता है, हर 12 साल बाद इसमें क्या लगता है, फूल लगता है। द लेजेंडरी नीला कुरंजी ब्लॉसम अगस्त अक्टूबर, मतलब पिछली बार में कब फ्लावर लगा था, 2018 में। ये केरल और कर्नाटक साइड में पहाड़ी जो इलाका है उधर डेवलप होता है। हर 12 साल में इसमें फ्लावरिंग लगता है, मतलब फ्लावर डेवलप होता है। मतलब अगली बार फ्लावर कब लगेगा, फ्लावर इसमें 2030 में। You hear that right? The long wait is now over. The hills of Munnar will soon be bathed in a dreamy shade of blue. The Nila Kuranji Strobilanthus kunthianus blooms only once in every 12 years, and it's sure is a sight to be behold। देखो क्या मतलब, सीधा सा मतलब कि हर 12 साल में इसमें फ्लावर लगता है, और इतना अच्छा दिखता है, इतना अट्रैक्टिव दिखता है कि लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ टूरिस्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बहुत अच्छा दिखता है, इसका व्यू बहुत अच्छा होता है। ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में चले जाए।
तो क्या होता है इसमें कि हर 12 साल बाद इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग होता है। फ्लावरिंग के बाद बड़े पैमाने पर फ्रूट्स लगता है, फिर सीड, फिर प्लांट खत्म हो जाता है। वो जो सीड होता है उस सीड से क्या होता है, फिर प्लांट डेवलप होता है और 12 साल तक वो डेवलप होता रहता है प्लांट के रूप में ही, मतलब प्लांट ही रहता है, मतलब वेजिटेटिव फेज में होता है। और 12 साल बाद इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग लगता है, मतलब फ्लावर होता है। और सीधा सा मतलब कि 12 साल बाद इसमें रिप्रोडक्टिव फेज आता है, मतलब हर 12 साल बाद क्या होता है इसमें फ्लावरिंग होता है। ये है नीला कुरंजी एस्ट्रोब्लैंथस कुंथियानस या कुंथियाना का ये व्यू है। देखो एक सिंगल फ्लावर का व्यू देखो, एस्ट्रोब्लैंथस कुंथियाना के व्यू, बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव दिखता है इसका फ्लावर। देखो वैसा प्लांट जो जीवन काल, अपने जीवन काल में एक ही बार क्या करता है, फ्रूट को डेवलप करता है, एक ही बार उसमें फल लगता है, उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है, द नीला कुरंजी इज ए मोनोकार्पिक प्लांट मीनिंग दैट ईच श्रब्स रिप्रोड्यूस वंस आफ्टर फ्लावरिंग एंड देन डाई। मतलब से जब 12 साल बाद जब से फ्लावरिंग होता है उसके बाद क्या होता है, डाई कर जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। एंड इट टेक्स ए पार्टिकुलर पीरियड फॉर द न्यू सीड टू ब्लूम, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम के बाद ही इसमें इसका जो सीड्स होता है वो जर्मिनेट करता है, उससे प्लांट डेवलप होता है, 12 साल तक वेजिटेटिव फेज बनाता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग होता है। हर 12 साल बाद फ्लावरिंग होता है, कहां पे, एस्ट्रोब्लैंथस कुंथियानस या कुंथियाना, जिसका हिंदी नेम है नीला कुरंजी। बैम्बू स्पीशीज, बांस, फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। जो बांस होता है अपने जीवन काल में एक ही बार क्या होता है, फ्लावरिंग शो करता है, एक ही बार इसमें फ्लावर लगता है। जनरली 50 से 100 साल के बीच में, जनरली 50 से 100 साल के बीच में। एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई। मतलब इसमें जब क्या होता है, बांस के बैम्बू के अंदर हर 50 से 100 साल के बीच में, हर 50 साल के 100 साल के बीच में क्या होता है, एक बार फ्लावरिंग होता है, जिसके बाद लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट लगता है, उसके बाद ये प्लांट लास्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए भाई इंसेक्ट देख रहे हैं हम लोग। अनदर प्लांट एस्ट्रोब्लैंथस कुंथियाना, अनदर प्लांट एस्ट्रोब्लैंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी जिसको बोलते हैं, फ्लावर वंस इन 12 years, हर 12 साल बाद इसमें फ्लावर लगता है। एज मेनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2000, मतलब सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावर लगा था, उसके बाद 2018 में लगा। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। मतलब केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो पहाड़ी क्षेत्र है उस एरिया में क्या होता है, ये फ्लावर लगता है, ये प्लांट पाया जाता है एस्ट्रोब्लैंथस कुंथियाना। और हर 12 साल बाद उसका पूरा पहाड़ी इलाका लगता है कि मतलब पूरा ब्लूइश दिखाई पड़ता है, बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत बेहतर दिखाई पड़ता है। जैसे लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट वहां पे हर 12 साल बाद वहां पे जाता है और उसके ब्यूटी को क्या करता है, गेस करता है, निहारता है। यही है एस्ट्रोब्लैंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। देखो पॉइंट, the mass flowering every 12 years help the survival of plants as so many seed are produced so that predators cannot eat them all। देखो इसमें इतना बड़े पैमाने में इतना ज्यादा में फ्लावर लगता है, या बोलेंगे इतना ज्यादा फ्रूट्स का डेवलप होता है, उस फ्रूट को उतना ज्यादा सीड होगा, इतना ज्यादा सीड को प्रोड्यूस करता है कि मतलब इतना सीड प्रोड्यूस करता है कि बहुत सारा सीड कुछ दूसरा पीरियड खा भी जाता है, इसके बावजूद भी इतना सारा प्लांट डेवलप हो जाता है। मतलब पूरे 12 साल में वो सीड खत्म नहीं हो पाता। या ऐसे बोलेंगे इतना ज्यादा सीड को प्रोड्यूस करता है वो प्लांट कि पूरे सीड मतलब जितना मतलब कि इतना ज्यादा सीड को प्रोड्यूस करता है ये प्लांट कि इस पूरे सीड को खा भी नहीं सकता है। उस एरिया में जो प्रीडेटर होता है बहुत ज्यादा खा जाने के बावजूद भी बहुत ज्यादा बच जाता है। मतलब सीधा सा बात है कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, सीड का प्रोडक्शन करता है। नीला कुरंजी एस्ट्रोब्लैंथस कुंथियाना। देखो हम लोग बात किए थे कि बैम्बू स्पीशीज, बांस जो होता है
हर 50 से 100 साल के बीच में क्या करता है, फ्लावरिंग करता है, उसमें फ्लावर लगता है, बड़े पैमाने पे फ्रूट लगता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, लास्ट कर जाता है, प्लांट डेड कर जाता है। ये बांस का फूल है। देखो एक बात याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में इस प्लांट को मतलब मौतम के नाम से जाना जाता है। बेसिकली होता क्या है, अच्छे समझना कि ऐसा पहले माना जाता था और कहीं कहीं सही था ये बात कि जब बांस में एक बार फ्लावर लग जाता है ना, जिस गांव में बांस के अंदर फ्लावर लग गया उस गांव को मतलब उस गांव में अकाल पड़ जाता है। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जब बांस में फूल लगता है, फल मतलब 50 और 100 साल के बीच में उसमें क्या होता है, बड़े स्तर पे क्या होता है, फ्लावरिंग होता है। जब बड़े स्तर फ्लावरिंग हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट डेवलप होता है। उस फ्रूट को खाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में चूहा पनपता है, माइस डेवलप होता है। और कुछ समय के बाद जब फ्रूट्स खत्म हो जाता है बांस का फ्रूट, तो वो चूहा क्या करता है, खेत पे अटैक करता है, आसपास जो फील्ड होता है, एग्रीकल्चर जो एरिया होता है, जो फसल होता है उस पर अटैक करता है, उसको लास्ट कर देता है। तो बड़े स्तर पर क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से अकाल पड़ता था। देखो ये चूहा बड़े से बहुत ज्यादा चूहा पनपता है इसलिए ये कोशिश किया जाता है कि बांस के अंदर फ्लावर लगे ही लगे, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, असम मिजोरम साइड में ये कोशिश किया जाता है कि बांस में मतलब फ्लावर लगने से पहले उस बांस को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। देखो द मास फ्लावरिंग इवेंट आल्सो अट्रैक्ट प्रेडेटर। जब बहुत मतलब बड़े स्तर पे क्या लगता है, फ्लावरिंग होता है बैम्बू के अंदर, तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेडेटर को अटैक करता है, मेनली रोडेंट, कुतरने वाला जीव जैसे चूहा। द सडन एबिलिटी ऑफ फ्रूट्स इन ह्यूज क्वांटिटी इन द फॉरेस्ट ब्रिंग टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ हंग्री रैट्स who feed grow and multiply at alarming rate। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूट के लगने की वजह से बहुत ज्यादा जो चूहा होता है वो पनपता है। एंड दे आफ्टर दे डिवोर बैम्बू फ्रूट्स द रैट स्टार्ट कंज्यूमिंग क्रॉप। जब एक बार फल खत्म हो जाता है तो ये खेत की ओर प्रस्थान करता है, फसल बर्बाद करना शुरू करता है। बोथ स्टोर्ड एज वेल ऑन द फूड, जो स्टोर्ड फूड है जहाँ पे मतलब इस गोडाउन में फूड को स्टोर किया है वहां भी अटैक करता है और फसल पे तो अटैक करता ही। उसके साथ साथ ए बैम्बू फ्लावरिंग इवेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय फैमिनिन मतलब अकाल एंड डिजीज इन नियर बाय विलेज। डिजीज को फैलाता है, बहुत ऐसा बीमारी चूहा फैलाता है। तो इसके वजह से क्या हुआ, फ्रूट का कमी पड़ जाता था, पहले बहुत बीमारी फैलता था। इसलिए कहा जाता था कि जब बांस में फ्लावर लगा, बैम्बू में फ्लावरिंग हुआ, मतलब उस एरिया में अकाल का आना तय है। और क्यों कहा जाता था, ये बात समझ में आया। In northeastern India state of Mizoram, the dreaded event occurs almost like clockwork every 48 से 48 to 50 years। हर 48 से 50 साल में ऐसा देखा जाता है। When the bamboo species Melocanna basifera, इसका स्पेसीज है बैम्बू का ही, flower and fruits they phenomena which occurs last time ये 2006 से लेकर 8 के बीच में ऐसा घटना कर चुका है। Is known as the local language is मौतम और बैम्बू डेथ। इसका इस घटना को मौतम या बैम्बू डेथ कहा जाता है। क्या मतलब इसका, मतलब दो ऐसा प्लांट का नाम एंसेट में जिक्र किया गया है। एक है एस्ट्रोबिलेंथिस कुंजियाना, नीला कुरंजी, इसमें हर 12 साल बाद क्या लगता है, फ्लावर लगता है और उसके बाद ये बहुत सारे सीड को प्रोड्यूस करता है, लास्ट हो जाता है। वो सीड क्या करता है, उस हिल एरिया में क्या करता है, उससे प्लांट का ग्रोथ होता है और वेजिटेटिव 12 साल तक वेजिटेटिव फेज में रहता है और 12 साल बाद क्या होता है, फिर से फ्लावर लगता है। मतलब ये प्लांट हर 12 साल में इस प्लांट को रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने के लिए 12 साल का वक्त लगता है। और एक बताया गया बैम्बू स्पेसीज में हर 50 से 100 साल के बीच में क्या होता है, इसमें फ्लावरिंग होता है, बड़े स्तर पे फ्रूट डेवलप होता है। उस फ्रूट को खाने के लिए बड़े स्तर पे क्या रोडेंट्स जैसे कि चूहा पनपता है और चूहा क्या करता है, उस फ्रूट को खाने के बाद वो चूहा अटैक करता है गोडाउन पे जहाँ फ्रूट को स्टोर किया गया है, बगल में जो फसल है उस पर अटैक करता है, बहुत सारी बीमारी को फैलाता है। इसलिए कहा जाता है कि अकाल पड़ जाता है। इसलिए इस घटना को मौतम या बैम्बू डेथ कहा जाता है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट जैसे कि मिजोरम में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे थे। देखो
इस चैप्टर में क्या किया गया है कि बेसिक बात, रिप्रोडक्शन का जो बेसिक बात है, कुछ बात यहाँ प्लांट के बारे में बताया, कुछ बात एनिमल के बारे में बताया गया, ह्यूमन के बारे में बताया गया, जनरल बात यहाँ बताया गया। डिटेल में रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट में प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट कैसे हिस्सा लेता है, फ्लावर का क्या रोल है वो पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। एंड थर्ड चैप्टर में वुमेन रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक बात बताया गया जो हम बात कर रहे हैं। हार्मोफ्रोडाइट्स है, अब क्या है, वैसा मतलब जीव जिसके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन होता है, जिसके पास मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसको हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। अर्थवॉर्म इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज, यह वह फेज है जिसमें एक एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए खुद को तैयार करता है। जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में, जो जिस जिस बदलाव का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है जुवेनाइल फेज में। जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय, इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी के लेवल पे, फिजियोलॉजी के लेवल पे क्या होता है, बॉडी में बदलाव आता है। मॉर्फोलॉजी के लेवल पे, फिजियोलॉजी के लेवल पे बॉडी के अंदर क्या आता है, बदलाव आता है। प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, एक जीव सेक्सुअली एक्टिव या रिप्रोडक्शन बात करें, एनिमल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने से पहले, एक एनिमल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने से पहले उसके बॉडी के अंदर कुछ खास तरह का परिवर्तन आता है, जो मॉर्फोलॉजिकल लेवल होता है, बाहरी रूप रंग में बदलाव आता है। जैसे हम इंसान के बारे में बात करें तो अगर मेल के बारे में बात करें तो मेल मोर मस्कुलर होता है, बियर्ड मोस्टेस करना, एग्रेसिव होना, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। तो ये सब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी के स्तर बदलाव होता है। फिजियोलॉजी, बॉडी के काम करने का तरीका भी बदल जाता है, सोचने का तरीका डेवलप अलग हो जाता है, उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। तो मॉर्फोलॉजी के लेवल पे, फिजियोलॉजी के लेवल क्या बदलाव आता है, प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। एक्टिव रिप्रोडक्टिव मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टिवली हिस्सा लेने से पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्टिवली हिस्सा लेने से पहले बॉडी के अंदर कुछ खास तरह का परिवर्तन आता है जो मॉर्फोलॉजी के लेवल पे होता है और फिजियोलॉजी के लेवल पे होता है। मेंटल एंड इमोशनल चेंज, बोले कि ब्रेन के स्तर पे हमारे ब्रेन में ही बदलाव आता है, हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारे देखने का तरीका चेंज होता है, हम हर चीज को अलग तरीके से जज करते हैं। सेरेबेलम अंडरगोज ड्रामेटिक ग्रोथ एंड चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मतलब सेरेबेलम में, फ्रंटल कॉर्टेक्स में, कॉर्पस कैलोसा में, एमाइगडाला में, हर में क्या होता है, हर चीज के अंदर क्या, ब्रेन का हर एक पार्ट के अंदर बदलाव आता है। एक बात याद रखना, एडोलेसेंस एज में, पुबर्टी एज में हम लोगों को गलत चीज से, गलत एक्टिविटी से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि इस एज में हमारा बॉडी ग्रो कर रहा होता है, हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, हमारा ब्रेन बदल रहा होता है, हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा होता है। अगर इसमें अगर निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव कोई काम करते हैं तो उसका सीधा असर हमारे बॉडी के ग्रोथ पे पड़ता है। इसलिए अवॉइड दोज थिंग्स जो हमारे मतलब हमको क्या बोलता है, जो हमको बर्बाद कर देगा। मतलब वैसा चीज नहीं करना चाहिए जो हमारे बॉडी की ग्रोथ को कम कर दे। खासकर इस एज में किसी भी एज में, खासकर इस एज में ड्रग्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ड्रग्स से दूरी बनाना चाहिए, फास्ट फूड्स ना के बराबर खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अच्छा चीज खाना चाहिए, अच्छा इनसे मतलब बैलेंस डाइट कंज्यूम करना चाहिए, कम से कम बाहर का फूड कंज्यूम करना चाहिए, फास्ट फूड कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर इस एज में, पार्टिकुलर इस एज में अगर हमारा डाइट अच्छा होगा, हमारा खाना अच्छा होगा, तो इसका सीधा असर हमारे बॉडी के अंदर जो बदलाव हो रहा है उस पे पड़ेगा। द बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले, अब क्या है कि बर्ड्स के अंदर जो बर्ड नेचुरली पाया जाता है वो एक पार्टिकुलर सीजन में ही क्या करता है, अंडा देता है। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, मतलब जो बर्ड्स मतलब जो जिस बर्ड का लोग मतलब पोल्ट्री फार्म में जिसको पालता है, जैसे कि हेन, ये पूरे साल ज़्यादा समय एक देता है। ये वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो एक मतलब ये तरह कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। मतलब उसको कुछ इस तरह से उसका डाइट होता है, कुछ इसको डिजाइन किया जाता है कि कई बार वो पूरे साल में अंडा देता है।
द फीमेल ऑफ द फीमेल, एक मिनट, द फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल एक्सिबिट साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ, मतलब जो प्लासेंटल मैमल का जो फीमेल है उसके ओवरी में साइक्लिक बदलाव आता, मतलब ऐसा बदलाव जो हर महीने बार बार रिपीट होता है। एंड एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव, पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, उसके ओवरी में बदलाव आता है, उसके यूट्रस में बदलाव आता है, हार्मोन में उतार चढ़ाव होते रहता है। इन नॉन प्राइमेट्स, जैसे कि इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक cow, sheep, rat, deers, dog, tiger, it is such cyclical change during reproduction, मतलब इसमें क्या होता है, उस साइक्लिक चेंज बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल। नॉन प्राइमेट जैसे काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर के अंदर ये जो साइक्लिकल चेंज होता है वो मतलब उस साइक्लिक चेंज बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल। वेयर एज प्राइमेट्स में इस साइक्लिक जो चेंज हो, साइक्लिकल चेंज है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जैसे कि बात करें वुमेन के बारे में, वुमेन फीमेल के बारे में बात करें तो अगर साइकिल 28 डेज का, 28 दिन का साइकिल है, तो इसमें क्या होता है, 14th डे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है, और मतलब बदलाव आता है, मतलब प्रोलिफरेटिव फेज में जाता है, ओव्यूलेटरी फेज में आता है, मतलब फिर ल्यूटियल फेज होता है। ये सारा बात हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जो नॉन प्राइमेट्स में स्ट्रेस साइकिल होता है और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इस साइकिल में क्या होता है, साइकिल मतलब बदलाव, ओवरी में बदलाव आता है, यूट्रस के अंदर बदलाव आता है। जैसे देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्ट्रेस साइकिल में कुछ डिफरेंस बात करें। इट अकर्स इन प्राइमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां होता है, प्राइमेट्स जैसे मंकी, एप, वुमेन, बस। स्ट्रेस साइकिल होता है नॉन प्राइमेट्स में काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज आता है, ब्लीडिंग होता है, प्रोलिफरेटिव फेज आता है, डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। सेक्रेटरी फेज आता है, जबकि यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस, और इसके अंदर हीट पीरियड आता है। इस पीरियड के अंदर ये मतलब इसके अंदर सेक्सुअल जो मतलब जो एक्टिविटी, सेक्सुअल मतलब क्या बोलेंगे, कॉपुलेशन का जो फीलिंग होता है, तृप्ता होता है, ज़्यादा डेवलप होता है, मतलब ये कॉपुलेशन में हिस्सा लेना चाहता है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर डेवलप होता है स्ट्रेस साइकिल के में, हीट पीरियड में। ब्लड फ्लो इन दिस साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, जबकि यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होता। इसका एंडोमेट्रियल टूटता है लेकिन उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा सा डिटेल में बात करें कि स्ट्रेस साइकिल में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या बदलाव आता है। द साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी, एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में साइक्लिक मतलब परिवर्तन आता है, कहां पे, ओवरीज के अंदर, एसेसरी डक्ट के अंदर, एज वेल एज हार्मोन के अंदर, कहां पे, नॉन प्राइमेट्स में। मतलब स्ट्रेस साइकिल कहां होता है, नॉन प्राइमेट्स में होता है। The cyclic change in the activity of ovaries, accessory duct, as well as hormone during में रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, मतलब जो ओवरी में और जो एक्सेसरी डक्ट में जो हार्मोन में बदलाव आता है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब यहाँ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ होता है स्ट्रेस साइकिल। फीमेल सो स्ट्रॉन्ग इरिस्टेबल सेक्सुअल आर्क, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल और मतलब क्या होता है, सेक्सुअल ज्यादा डेवलप होता है, ये कॉपुलेट करना चाहता है, खासकर हीट पीरियड में। फीमेल जो फीमेल है इसके अंदर सेक्सुअल अर्क डेवलप नहीं होता है ब्लीडिंग के दौरान। देयर इज स्ट्रेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देयर इज स्ट्रेस या हीट प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, एंड कॉपुलेशन अकर्स ओनली एट दिस पीरियड, एट दैट पीरियड, मतलब कॉपुलेशन इसी समय होगा। देयर इज नो, यहाँ पे कोई हीट पीरियड नहीं होता है, एंड कॉपुलेशन अप ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द साइकिल के मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी टाइम पे यहाँ पे कॉपुलेशन हो सकता है। द सेटिंग ऑफ इंडोमेट्रियम एंड ब्लीडिंग डू नॉट अकर, मतलब यहाँ पे इंडोमेट्रियम सेट नहीं करता है और यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं, मतलब उसको डेवलप होता है, उसको सोख लेता है, मतलब सेट नहीं करता है, शायद पहले बोल दिए, सेट नहीं करता है। ऑफ इंडोमेट्रियम एंड ब्लीडिंग डू नॉट अकर्स, यहाँ ब्लीडिंग नहीं होगा, एग्जाम्पल काउ, शीप, रैट, डॉग, डियर, ये सब होगा, टाइगर। द सेटिंग ऑफ इंडोमेट्रियम एंड ब्लीडिंग अकर्स, यहाँ पे इंडोमेट्रियम के अंदर
देखो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सेटिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है, तो जैसे यहां बनाते थोड़ा सा इससे, ये रफ स्केच फीमेल रिप्रोडक्शन का। यूट्रस का जो अंदर वाला जो लाइनिंग होता है, यूट्रस का जो ये लाइनिंग होता है, अंदर वाला जो लाइनिंग होता है, ये वाला इनर लाइनिंग, उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इंडोमेट्रियम क्या होता है, हर मंथ में इंडोमेट्रियम क्या होता है, एक पार्टिकुलर स्टेज में इंडोमेट्रियम क्या होता है, ठीक हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और ये जब स्पर्म नहीं आता तो क्या होता है, ये लेयर क्या होता है, टूट जाता है। अब बस इतना समझो, हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे। मतलब यहाँ पे इंडोमेट्रियम पहले डेवलप होता है, फिर बाद में जब स्पर्म नहीं आता है तो ये झड़ जाता है, टूट जाता है और ब्रीडिंग रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। ये इस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ डिफरेंस था। देखो ये एनिमल टाइप्स ऑफ स्ट्रस साइकिल लेंथ, गेस्टेशन पीरियड, इस बात की जरूरत नहीं, बस जनरल बात पता है। कुछ जैसे काव में पोली स्ट्रस होता है, कई बार स्ट्रस साइकिल होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। देखो मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एक्सिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। ज्यादातर मैमल स्पेशली जो नेचुरल कंडीशन में होता है, ज्यादातर मैमल जो स्पेशली नेचुरल कंडीशन में रहता है, वाइल्ड कंडीशन में रहता है, एक्सिबिट सच साइकिल्स, पार्टिकुलर तरह के सीजन में उसके इस तरह का साइकिल देखने को मिलता है इन द रिप्रोडक्टिव फेज एंड देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। मतलब एक पार्टिकुलर मौसम में ये क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, वैसे जिनको हम लोग बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। जैसे कि जैसे कि विपरीत इंसान, वुमेन, हम लोग क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर है। तो ये था कुछ बात इस चैप्टर के अंदर, ये अभी बहुत बचा हुआ है। मतलब यहाँ तक आज हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सीजनल ब्रीडर्स के आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो पहले ही अब फिर बता रहे हैं कि इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सिर्फ बेसिक बात बताया गया। डिटेल में हम लोग जैसे प्लांट के अंदर सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक बात पर ध्यान देना हम लोगों को, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।